गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग वन स्टेप आगे बढ़ेंगे। इसलिए लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि राउटर के पोर्ट्स हैं उसको कैसे आईपी दिया जाता है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन आईपी के द्वारा कैसे आईपी के एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन राउटर में पोर्ट में कैसे करते हैं, वो हम लोगों ने समझा और जाना। इसके अलावा अपने नेटवर्क यानी अपने कैंपस से बाहर या किसी पर्टिकुलर एरिया में कहीं कोई नेटवर्क आपने डिजाइन किया हुआ है, तो उससे बाहर की दुनिया में अगर जाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में मैंने आपको स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में कल बताया। और स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में एक चीज़ और मैंने बताई कि स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल उन एरिया में यूज़ किया जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। जैसे हमारे बॉर्डर्स एरिया हो गए, शहर के अंदर बात करें तो जो हमारे कैंट के एरिया हो गए, कुछ ऐसे एरिया जैसे कि हमारा बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, या फिर कुछ जो भी सिक्योरिटी जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मेन प्रेफरेंस है, वहाँ पे हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल हर जगह क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए भी ड्रॉबैक है। हर कोई ना कोई चीज़ के पीछे कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है। तो जो ड्रॉबैक ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको 5 राउटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अभी जो हम कल बनाए थे उसमें तो केवल 2 ही राउटर थे, लेकिन इस तरह से कितने राउटर के बीच में नेटवर्क होना चाहिए, 5 राउटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा जाएंगे तो ये फेल होने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले स्क्रीन शेयर के माध्यम से पहले आपको आ जाए। ये हमारे पास में आ गया आपका। ठीक है, तो ये जो हमारा नेटवर्क है, इसमें हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या किया था। तो इसमें हम लोगों ने अगर कैंपस से बाहर कहीं जाना है, तो अगर मैं यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे अगर जाएंगे तो अभी ये थोड़ा फेल देता है, क्योंकि जैसे हम आइडल मोड में चले जाते हैं फर्स्ट टाइम में फेल होने लगता है। तो इसको एक बार वर्किंग हमेशा रखना पड़ता है। दोबारा से ट्राई करते हैं। 20। दोबारा से करते हैं, यहाँ से यहाँ जाके आप चला जाएगा। ओके, 1 दैट सेकेंड सक्सेसफुल। यहाँ से हम यहाँ देखते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है एक बार फेल होने का, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, पहले तो 5 राउटर में होता है। दूसरा, क्यों ये फेल होता है, पहली बार कम्युनिकेशन में। अब एक बार चलने लगा, जैसे कि आप सामने देख पा रहे थे कि फेल हो रहा है, क्योंकि कल से मैंने बंद यूज नहीं किया, तो दैट विल बी आइडल मोड में चला गया। लेकिन एक बार कम्युनिकेशन चालू हो जाता है तो ये फेल नहीं होता है। राइट, ठीक है, इसमें एक बार टाइम ओके हो गया तो इसके बाद ये फेल नहीं होता। नहीं, वर्किंग होना बहुत जरूरी है, इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका कारण ये है कि इसमें दो चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड होती है, पहले मुझे किस नेटवर्क में जाना है और किस पोर्ट से जाना है। तो जो राउटिंग टेबल होता है, ये दोनों चीज़ों का मेंटेन आसानी से नहीं करता। अगर एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वो आइडल मोड में चला जाता है तो स्लो हो जाता है इस वजह से। ठीक है ना, तो कई बार कम्युनिकेट कराने के बाद इस चीज़ की सफलता मिलती है। लेकिन इसमें बात तय होती है कि मुझे कहीं जाना है और किस रास्ते से जाना है, ये चीज़ प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड होने की वजह से फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमें कहीं भी डाटा चोरी होने का भय नहीं होता। हमें भी मालूम होता है कि किस रास्ते से मेरा हाय हेलो या जो भी मैंने मैसेज भेजा है वो किस रास्ते से गया होगा और किस पोर्ट से गया होगा। तो इसमें ये सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी जहाँ बहुत ज़्यादा कंसर्न है, वहाँ पे हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, पहली चीज़ है। नंबर 2, अगर सिक्योरिटी नंबर ऑफ जो राउटर्स हैं, अगर वो 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते। उस केस में हमें स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का एक दूसरा प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे OSPF हो गया, रीफ हो गया, वो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हम सिक्योरिटी फीचर इनबिल्ट करते हैं दूसरे तरीके से। फिलहाल अभी हमारे कोर्स में नहीं है, कभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। इसके लिए मैंने कल एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप आपका कॉलेज मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ पे इस तरह का इंस्ट्रक्शंस होंगे। दूसरा ये हो सकता है कि आप कॉलेज में गए और आपके पास में जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे आप और हम लोग ने पढ़ाई की है, तो जहाँ पे ज़्यादा बाउंड्री नहीं होती, मिलिट्री वाली बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं कॉलेज में गया और मेरे पास 10 इंजीनियर थे। आप भी कॉलेज में गए और आपके पास में भी 10 फ्रेंड थे इंटर के टाइम में, और आपके पास में भी 10 फ्रेंड थे। ठीक है, तो उस केस में अगर आप कॉलेज जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, सपोज करो अगर कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई, मिलिट्री में क्या था, बाउंड्री थी। बाउंड्री ये थी
कि आप अपने घर से दोस्ती कम कर लीजिए, सारे फ्रेंड्स को भूल जाइए, आपका जो कुछ दोस्ती दुश्मनी निभानी है जो क्लास के बच्चे उन्हीं में से निभाइए। ये स्टैटिक का कंडीशन था। डायनेमिक में इस तरह के कोई कंडीशन नहीं होती, कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर होते हैं कि आप कैंपस से बाहर किसी अननोन आदमी से नहीं मिलेंगे, बाकी आप आज़ाद हैं कैंपस के बाहर कहाँ कैसे जा रहे हैं, कोई हमें रोक टोक नहीं है। बस इतना नहीं होगी कुछ अनजोन या किसी इलीगल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो वो जो कंडीशन होती है एक तरफ फ्रीडम देता है, उस कंडीशन से हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो दूसरा जो कॉलेज है जहाँ पे, उस केस में क्या होगा, मेरे पास 10 दोस्त हैं मान लो, और सपोज 10 फ्रेंड फ्रॉम अश्वनी के पास में है, दोनों लोगों ने, मैंने और अश्वनी ने ज्वाइन द सेम कॉलेज, हमने एक कॉलेज में ज्वाइन किया जहाँ पे देयर इज नो बाउंड्री। तो उस केस में क्या होगा, आफ्टर सम डेज मैंने अपने 10 फ्रेंड्स को कॉल कर लिया कॉलेज में, और अश्वनी आल्सो कॉल इन द 10 फ्रेंड इन द कॉलेज। दोनों ने अगर कॉल किया तो उनके भी 10 दोस्त हो सकते हैं, जो फ्रेंड्स हैं उनके भी अलग से 10 दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड के फ्रेंड भी 10 दोस्त हो सकते हैं। तो होता है कि जब बाउंड्री नहीं है तो मैं कभी बुला सकता हूँ। जब मैंने बुलाया तो मेरे जो मेरा फ्रेंड था उस और अश्वनी का कोई फ्रेंड था, उन दोनों की आपस में मिलवा दिया, उनके भी 10 दोस्त आपस में मिलवा दिया। कुछ समय बाद आपने रियलाइज किया कि अरे भाई ये तो मुझे भूल गए, आपस में ज्यादा बात करने लगे। ठीक है ना, तो एक के बाद एक चैनल बनता चला जाता, देयर इज नो बाउंड्री। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डायनेमिक। ठीक है। अब आपके सामने यह है कि ये जो हमने यहाँ पे जो रूल लगाए हैं वो हमने लगाए स्टैटिक का, तो नियम तो एक ही लगेगा ना एट ए टाइम, एक टाइम दोनों नियम नहीं लगा सकते। आपने ऑलरेडी इसमें मिलिट्री वाला इंजीनियरिंग वाला जो भी आपने किया है वो लगा रखा है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अब आपको डायनेमिक लगाना है तो पहले मुझे ये नियम हटाने पड़ेंगे। तो डायनेमिक में दो प्रोटोकॉल्स होती हैं, एक आपका जो होता है डायनेमिक के अंदर, और भी है, फिलहाल मैं दो की बात कर रहा हूँ, एक तो आपका रिप है और दूसरा जो है हमारा OSPF है। ठीक है ना, ये अभी आपके मतलब ज्यादातर यूज होते हैं, इसलिए मैंने दोनों का नाम लिख दिया, और रिप के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली उसमें होता क्या है। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये इसमें जो मैंने नियम लगाए हैं उन्हें हटाना है। भाई ये चूंकि सिस्को का है तो हटाना भी बहुत आसान है। जैसे आपने आईपी ऐड किया, अब आपके दिमाग में आ जाए कि आईपी गलत हो गई या फिर मुझे हटाना है, तो भाई जैसे गलत हो गई तो अगर नया आईपी लिखोगे तो पुराने को ओवर राइट हो जाता है। अगेन रिपीट, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता होगा, हो सकता है आप में से किसी ने किया हो और ये गलत हो गया हो कि आपने कोई आईपी डाला और गलत हो जाए। ठीक है, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इसको सही कैसे करें, हमें डालना था वो 10.10.10.1, हमने डाल दिया 10.10.50 डाल दिया। अब इसको सही करना तो बहुत आसान है, दोबारा जाएं, सेम कमांड फायर करें और नए आईपी एड्रेस को लिख दें तो ओवर राइट हो जाएगा। तो इसमें सोचना नहीं, हटाना है तो इस चूंकि सिस्को का बहुत ही जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका बहुत ही सीधा कॉन्सेप्ट है, जिस कमांड से आप बनाते हो उसी कमांड का अपोजिट में हटाना है। यानी जैसे मैंने लिखा आईपी ऐड, अब आपको हटाना है तो नो आईपी ऐड कर दो, तो आईपी हट जाएगा अपने आप। आपने हटाना तो नो आईपी। अब जैसे पावर सप्लाई के लिए क्या कर रहे थे, नो शट डाउन कर रहे थे, अब आपके दिमाग में फिर बंद करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, उल्टा कर दो, शट डाउन लिख दो, बंद हो जाएगा। तो हटाना और जोड़ना बिल्कुल सेम है, सिर्फ नो शब्द का फर्क है। नो से आप उसको हटा भी सकते हो, नो हटा के फिर उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको जो भी मैंने कमांड दिया उसको मैं हटाऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद में पहले बात करेंगे फिर रीप कैसे लगाते। तो हटाने के लिए सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मैं LTTC राउटर को क्लिक किया। देखिए आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, अब यहाँ पे सिमुलेटर है तो मैं यहाँ पे लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्लिक करके कर रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी में आपको लैपटॉप से जाना पड़ेगा। तो इनेबल मैंने किया, कॉन्टी किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो आना है। अब हटाना है तो एक काम करते हैं, पहले एग्जिट करके पहले मैं बाहर आता हूँ। ठीक है, अभी मैं बाहर आता हूँ प्रिविलेज मोड में, क्योंकि मुझे टाइम बचेगा। तो क्या कमांड दे के बनाया था हम चेक कर लेते हैं। तो कमांड मैंने आपको बताया था, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, एक कमांड होती है जिससे हम लोग प्रिविलेज मोड में देख सकते हैं। तो अभी देखिए क्या होगा इसमें, अभी आपका नीचे चलते चले जाइए। अभी देखिए पहली बार आप जब हमने चेक कराया था 0/0 पे नो आईपी आ रहा था, लेकिन अब हमारा 0/0 पे आईपी दिखा रहा है, ये हमारा पोर्ट है। तो रियल में क्योंकि यहाँ सिमुलेटर है तो आप माउस ले जाके और बाहर क्या लिखा है देख के पहचान पा, अगर रियल में जो राउटर लगा है उसमें तो ऐसा नहीं होगा ना कि माउस ले जाओ हाथ लगाओ तो स्क्रीन पे आ जाएगा, अभी वो जमाना इतना फास्ट नहीं हुआ है। तो वहां पे हमें जब देखना होता है तो प्रिविलेज मोड में ही कमांड फायर करके देखते हैं कि मेरे इस राउटर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ। तो 0/1 पे देखते हैं, इस पे भी हमने आईपी दे रखा है। और देखिए क्या किया हमने, देखिए इस पे मैंने कमांड लगा रखा है आईपी राउट, ये हमने प्रोटोकॉल लगा रखा है राउटिंग स्टैटिक प्रोटोकॉल। तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ,
को, ताकि मुझे लिखना ना पड़े, टाइम बच जाए। ठीक है, और देखते हैं क्या करते हैं। जो भी आप करेंगे ना सारी यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। इंटर करते करते आप प्रिविलेज मोड में वापस आ गए। आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में दोबारा जाए, COMT, आप यहाँ पे लिखना नो, और जो हमने कॉपी किया था पेस्ट कर दीजिए, जो हमने बनाया था, तो नो IP दैट फुल, ओके, और मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, हट गया ये आपका, बिल्कुल रिमूव हो गया डू राइट। ठीक है ना, डू राइट का मतलब सेव करना बहुत जरूरी है। अब इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें प्रोटोकॉल उड़ गया। अब अगर हम पैकेट लेके भेजने की कोशिश करें ना यहाँ से यहाँ तक, अभी हर हाल में फेल ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, टाइम मिलेगा फेल ही होगा ये, क्योंकि अब यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं, एक तरफ का जरूर लगा है। तो सेम मैं इधर भी जाऊँगा BSNL IP राउटर में, यहाँ भी मैं हटाऊंगा इनेबल, इसमें भी हम चेक कर लेते हैं। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टैब बटन यूज करते हुए आप नीचे आएंगे। अब मैं फास्ट चल रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना। अब इसमें IP एड्रेस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे ये हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, नीचे प्रेस करते हुए। अब हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, नो ड्यूस हटा दो, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है ना, डू राइट। तो एक ही नियम लगाना, अब हमें नया नियम लगाना। अब इसमें कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, बोथ नाउ रिमूव कर दिया हमने, कोई प्रोटोकॉल नहीं, अब दोनों बिना प्रोटोकॉल फ्री हो गए। अब मैं इसमें रीप वाला लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो रीप वाले को कैसे लगाना है अभी आपको देखिए। ये मेरा नेटवर्क है जो आपके सामने मैं यहाँ बना देता हूँ। दिस इज अ नेटवर्क 1, दिस इज अ नेटवर्क 2, दिस इज अ नेटवर्क 3, देयर आर 3 नेटवर्क। ओके, अब हमें रिप लगाना है, मैं एक बता रहा हूँ रिप, ठीक है ना। OSPF भी इसी तरह का प्रोटोकॉल है, दोनों एक जैसा ही प्रोटोकॉल है, बस आप डिफरेंस क्या वो भी समझ लीजिए। रिप प्रोटोकॉल BSNL जो है वो दोनों प्रोटोकॉल यूज करता है, रिप भी यूज करता है, OSPF यूज करता है। रिप में क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा 12 राउटर के बीच में इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें राउटर की संख्या लिमिट है। स्टैटिक वाले में मैंने कितना बताया, ज्यादा से ज्यादा 5 राउटर, ये स्टैटिक राउटिंग में जिम्मेदार, और रिप में 12। और OSPF में नंबर ऑफ राउटर अनलिमिटेड है। तो रिलायंस जो है वो पूरा का पूरा OSPF यूज करके आता है। हमें क्या मतलब है, सिक्योरिटी से, सिक्योरिटी फीचर अभी बहुत ज़्यादा उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब अभी लास्ट कोरोना में बहुत ज़्यादा उसको पेनाल्टी लगी थी, तब जाके उसने कहीं सिक्योरिटी फीचर इनबिल्ड करने शुरू किए हैं। उसके पहले कोई भी अभी भी एक जनरल भाषा में बहे, एक आम आदमी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, भले कितना भी रूल बना रहे हैं, लेकिन अभी भी आप उतने लिस्ट सिक्योरिटी में काउंट होते हैं। हम लोग और आप लोग एज ए यूजर, यू आर काउंटेड द लिस्ट सिक्योरिटी, आप लिस्ट सिक्योरिटी में काउंट होते हैं। ठीक है ना, अब इंटरनेट आपके लिए उतना सिक्योरिटी नहीं, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाएगा तो आपके लिए फाइंड आउट करना, ट्रेस करना कि कहाँ से हुआ, वो ईजी नहीं है, कहने का मतलब सीधा सा है। ठीक है ना, तो अभी OSPF BSNL दोनों यूज करता है, जहाँ पे लगता है कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वहाँ पे OSPF यूज करता है, बाई डिफॉल्ट वो RIP यूज कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल अब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पब्लिक डाटा कम्युनिकेशन के लिए जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है OSPF होता है। ठीक है, तो अभी हम रिप को देख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, क्लास में गए, बच्चों को आज़ाद कर दिया, कोई आज़ाद नहीं है, कोई आज़ाद कर दिया तो उनको कोई बाउंड्री नहीं है, तो जिसकी वजह से एक के बाद दूसरा दो, दूसरा तीसरा बस, तो वैसे ही मैं हर राउटर को आज़ाद करूंगा। अब ये राउटर है, ठीक है ना, इस राउटर को मैं कमांड फायर करूंगा। राउटर का सब कुछ होता है, सिर्फ उसको बताना होता है। ठीक है, तो राउटर को मैं कहूंगा, हे राउटर तुम्हें आज़ाद होना है, पहला कमांड है कि तुम्हें आज़ाद होना है। आज़ाद होने का मतलब लिखूंगा यहाँ पे राउटर रिप, पहला मैं लिखूंगा राउटर रिप, राउटर रिप। रिप मतलब हम लोग रिप का अपने लाइफ में क्यों यूज करते हैं, रेस्ट इन पेस, ज्यादातर देखते हैं जब किसी के साथ अनहोनी हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए या उसको रेस्ट इन पेस वर्ड हम यूज करते हैं, राइट। ठीक है, मतलब भूत बन जाओ, तो राउटर कहे तुम भूत बन जाओ, दैट सिंपल। ठीक है, तो जो रिप शब्द है बिल्कुल बिहेवियर वैसे ही होता है जो मैं बता रहा हूँ, और टेक्निकल नाम है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। आप वहां ये मत बता देना रेस्ट इन पेस, ये तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बिहेवियर वैसे आजाद हो, पहला कमांड में फायर करूंगा, राउटर रिप तुम आजाद हुए, राउटर का ओके। और साथ में ये भी कहेंगे भैया इतनी आजादी है कि लिमिटेशन, ये नहीं जाके इंडियन हो पाकिस्तानी से दोस्ती करने लगो या किसी इलीगल आदमी से दोस्ती करने लगो। आपको इंडियन हो तो इंडियन लोगों से ही दोस्ती करनी है। तो अपने जैसे लोगों के लिए मैं लिखूंगा वर्जन 2। अभी मैंने जो आपको सॉफ्टवेयर दिया है वो वर्जन 2, यानी वर्जन 2 मतलब एक जैसी कंपनी के लिए, कंपनी से बाहर नहीं जाना है। अगर ये जो दोनों प्रोटोकॉल बता रहे हैं, विद इन BSNL, विद इन रिलायंस, विद इन एयरटेल, अब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में भी जाना है
अभी क्या है, ये विद इन कंपनी की बात हो रही है। एक कंपनी का मतलब बीएसएनएल से बीएसएनएल को कॉल कर रहे हो, रिलायंस से रिलायंस को कॉल कर रहे हो, तो इसमें ये अभी ये दोनों प्रोटोकॉल अभी आपको मैंने जो बताया लगेगा। लेकिन एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अगर कॉल करना, उसका प्रोटोकॉल अलग है। उस प्रोटोकॉल का नाम है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, समझ में आ गया। एक कंपनी से दूसरे, अभी ये जो चीजें हो रही है अपनी कंपनी के, एक कंपनी दूसरे कंपनी के लिए बीजेपी प्रोटोकॉल, राइट। तो हर नियम कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ यूज होगा वो डिपेंड करेगा आपके वर्क या डिमांड के ऊपर, ठीक है। तो अभी ये विद इन कंपनी की बात हो रही है। अपने जैसे यानी बीएसएनएल का है तो बीएसएनएल में काम करना है, बीएसएनएल के लोगों को कम्युनिकेट कराना है, बाहर के लोगों को नहीं कराना है। और परमिशन किसको मिलेगी, यहाँ बाहर कितने लोगों से जुड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल अपने घर के जो दो लोग हैं, मान लो यहाँ पे इस नेटवर्क में अगर सपोज करो यहाँ पे और भी नेटवर्क होता, यहाँ पे एक नेटवर्क और हो जाता, 4 नंबर भी होता, 5 नंबर भी होता, तो मैं इस राउटर को जिस जिस नेटवर्क को परमिशन देना है, मान लो यहाँ पे 2 नेटवर्क सीधे जुड़ा है, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि यहाँ कहाँ कितने नेटवर्क से जाके जुड़ा, कोई लेना देना नहीं है। उसको जो अपने घर में है और जिन जिन लोगों, मान लो 4 भी हैं, जिन जिन को परमिशन दोगे अपने आप वो पड़ोसी से जाएगा, पड़ोसी सारी इन्फॉर्मेशन लेके उसको परमिशन दे दी, कहता है ना पुलिस वालों को परमिशन दे दी कहीं भी घुस सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से राउटर को हम परमिशन दे रहे हैं तो कहीं भी चला जा, और कौन, अपने ही घर के लोगों को दूंगा। ये राउटर इसको नहीं परमिट कर सकता 2 को, वो करेगा 1 को और 3 को। तो नेक्स्ट लाइन में हम फायर करेंगे नेटवर्क 1। यहाँ पे एक खास चीज और है कि यहाँ पे हमें सबनेट लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि अपना ही घर का तो मालूम है कि सबनेट क्या होता है। फिर नेटवर्क 2, ठीक है। अगर उसके बाद में 4 और 5 को भी देना चाहूँ, 2 नहीं 3 है, 3 नेटवर्क हो गया। नेट 4 और 5 भी अगर जुड़े हैं तो मैं दे सकता हूँ नेटवर्क 4 भी लिख सकता हूँ। जिन जिन नेटवर्क, अगर 5 को नहीं लिखूं तो केवल 3 को परमिशन मिलेगी, 5 में खाली रहेगा, उसको हो सकता है आप दूसरा प्रोटोकॉल यूज कर ले। तो कम बैक टू डायरेक्टली प्रोटोकॉल प्रैक्टिकल। मैं इस राउटर पे जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिप, ये बहुत फास्ट हो जाएगा अपने आप। राउटर रिप वर्जन 2। वर्जन कई होते हैं, जब आप राउटर खरीदते हैं, जब परमिशन दी जाती है तब आपको बताया जाता है। फिलहाल इंडिया में 2 वर्जन यूज होते हैं, वर्जन 1 एंड 2। वर्जन 1 जो है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, और वर्जन 2 वो बीएसएनएल जो सरकारी कंपनी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, टीसीआईएल, बीबीएनएल, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से नेटवर्क है, नेटवर्क की आईडी क्या है हमारे पास में वो लिखना है यहाँ पे। तो दिस इज द नेटवर्क है आपका 10.10.10.0। दूसरा नेटवर्क, अरे इसमें देखो सैनिटाइज, काम कर रहा है तो उसको फिर हेल्प करना पड़ा, एक हाथ भी फ्री हो तो ले ले। मेरी जरूरत नहीं है ना सर, मुझे है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, तो जो भी यहाँ पे मैं बात कर रहा था राउटर रिप अप्लाई कैसे करना, मैं इसे एलटीटीसी राउटर को ये प्रोटोकॉल देना चाह रहा हूँ। तो राउटर रिप वर्जन 2, जो नेटवर्क है नेटवर्क 10.10.0, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको हम इंटर प्रेस कर देंगे, 2 बार गलती से लिख गया, कोई बात नहीं, दोबारा भी लिखें तो ओवर राइट हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पे दूसरे वाले राउटर को नेटवर्क लिखूंगा, ये हमारा है 117.16.16.0। सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम राउटर है, ताकि बचे रहे, डू राइट कर सकते हैं। इस राउटर को परमिशन मैंने दे दी। सेम हम इधर आते हैं, इस राउटर को यहाँ पे भी हम करेंगे, यहाँ पे भी लिखते हैं राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क, यहाँ पे 10.10.20.0,
दूसरा नेटवर्क है हमारे पास में 117.16.16.0 डू राइट, ठीक है ना। ये हमारे पास कमांड्स है। ओके, अब इसमें आप पैकेट भेज के देखेंगे। अभी आप यहाँ पे यहाँ से अगर आप पैकेज भेजेंगे दे विल बी सक्सेसफुल एक बार में, क्योंकि फास्ट हो गया, क्योंकि आज़ादी मिल गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो पहले की तुलना में बहुत फास्ट हो गया ये, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड राउटर प्रोटोकॉल। मैं आपके सामने खोल के रख देता हूँ। मैंने आपको शायद जॉब एड्रेस शेयर किया है, उसके अंदर एक कमांड्स है। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। दूसरे वाले को भी खोल ले, दोनों साइड खोल लेता हूँ मैं। ये तो आपका इधर हो गया, दूसरा ये LTTC वाला, ये आपके इधर हो गया। दोनों राउटर हो गया, ये LTTC का हो गया आपके सामने, दिस इज द LTTC, और दिस इज आपका जो सेकंड वाला है जो आपका ये BSNL ISP हो गया। अगर आप कर रहे हैं तो मेरे को बताइए। ये आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है। राउटिंग प्रोटोकॉल ये विद इन द कंपनी के अंदर हो गया। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, तो आप समझ गए केवल कमांडो का खेल है। जब हम दूसरे कंपनी में देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पैसे का लेन देन होता है, उसको बोलते हैं IUC, बोलते हैं इंटर यूजेज चार्ज। IUC होता है इंटर यूजेज चार्ज। एक कंपनी से अगर दूसरे कंपनी में कोई कंपनी कॉल कर रही है, दे विल बी चार्ज, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने एक काम और किया कि सारी लाइनें BSNL की थी और रिलायंस को पूरा IUC फ्री करवा दिया था, ठीक है ना। तो ये बहुत नुकसान हुआ, कंपनियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब वही कंपनी स्टेबलाइजमेंट हो गई तो फिर से IUC चार्ज वापस ले आ रही है। तो पॉलिसी जो है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, ठीक है। पब्लिक को थोड़ा आइडिया नहीं होता तो उन्हें लगता है कि वो चीज़ सस्ती दे रही है, कोई महंगा दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात सही है कि जब तक BSNL है तो सारी दुनिया के सारे जो कॉल हैं, नेट बैंकिंग हो चाहे कुछ भी कर रहे हो इंटरनेट, दे विद द चीपेस्ट रेट, आप सबसे कम लोएस्ट रेट पे हैं। जिस दिन आप कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक भी चीज़ जो मेन पिलर है, चाहे BSNL हो MTNL हो, अगर एक भी इसमें से दोनों ही चले जाएँ तो आप रोक नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हवाई जहाज़ों में आप नहीं लगा पा रहे हैं, पेट्रोल पंप में नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो BSNL ही फर्स्ट कंपनी थी जो फर्स्ट टाइम इनकमिंग कॉल को सुविधा फ्री करी थी। अदरवाइज प्राइवेट कंपनियां जो पहले एयरटेल थी 1994 से ही मोबाइल दे रही हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मोबाइल जो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था 1994 से चल रहा है, लेकिन वो आम पब्लिक के पहुंच के बाहर था, क्योंकि उस समय जो मोबाइल फ़ोन होते थे उसमें घंटी मारने का यानी रिंग करने का भी कॉल चार्ज लग जाता था, इनकमिंग का भी अलग लगता था, ठीक है ना। अगर किसी से मुझे गलती से किसी का नंबर पता चल जाता था तो हमें रिंग मार मार के ना उसका बैलेंस जीरो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए लोग नंबर बताते नहीं थे पहले। 2003 के बाद जब BSNL आया तो BSNL सबसे पहले इनकमिंग कॉल फ्री करी, कि इनकमिंग कॉल फ्री होना चाहिए, कॉल राइट जो कॉल कर रहा है उसको बात हो, तो उसका नतीजा हुआ इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ही फ्री हुआ। सेकंड, BSNL अवेलेबल है तो BSNL ने ही एक जो आपका डाटा यूज का जो चार्ज है पर डे, दोनों को उसने इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, जिसका नतीजा आप दूसरी कंपनियां भी दे रही हैं, रिलायंस भी दे रहा है। लेकिन जिस दिन हट जाएगा ना, हर दिन रेट बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, फिर आपको लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि चार्जेस इतने ज़्यादा लगाए जाएंगे इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, राइट। तो नाउ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एनी डाउट किसी का नहीं हो रहा हो, फेल हो रहा हो तो वो मुझसे स्क्रीन शेयर करके फर्दर सोल्यूशन निकाल सकता है। प्लीज़ मैसेज के थ्रू बताइए या अनम्यूट करके बताइए। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ओके, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब हमें बताने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट सेशन है हमारा DHCP। दो चीज़ें हम बात करेंगे, एक है DHCP और दूसरा है DNS, ठीक है। तो कोशिश करते हैं दोनों ही एज ओवर हो जाए, तो फिर आपका नेटवर्क पोर्शन 100% ओके। यहाँ तक नेटवर्क तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो DHCP और DNS के बारे में पहले एक लाइन बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। DHCP क्या होता है? DHCP का पूरा नाम है, आपने वीडियो में देखा होगा, डायनेमिक हॉस्ट, पूरा नाम तो आप लिख ही सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये तो टेक्निकल नाम है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा समझ में नहीं आता है। आप लोग भी चैट के माध्यम से बताते रहा करिए, कोई अगर सवाल पूछते हैं तो वो आपका रिकॉर्ड में चला जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इसका दूसरा नाम क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ द DHCP? वन नेम इज बाय डिफॉल्ट ईच एंड एवरी नो वेल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द DHCP,
dynamic host configuration protocol. It is a book knowledge as per standard name, no problem. What is the another name of the DSCP? ऑटोमेटिक प्रोवाइडेशन ऑफ आईपी की स्टैटिक में मैनुअल होता है, कोई आदमी जाके वहाँ पे मैनुअली फिल करेगा कंप्यूटर में। इसका अनदर नेम है ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू क्लाइंट, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक टू आईपी एंड क्लाइंट मतलब डीएससीपी एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके घर में अगर आप अपने, क्योंकि हम जो रियल में क्या होता है, हम सभी लोग अपने मोबाइल में लैपटॉप में जब हम इंटरनेट करते हैं तो हम में से कोई भी आदमी आईपी एड्रेस नहीं डालता है। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, तो आईपी एड्रेस तो मैंडेटरी है। तो आईपी एड्रेस कैसे हो, तो हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है और बेसिकली ये काम राउटर का है, ठीक है ना, ये काम राउटर का है। तो राउटर क्या करता है कि नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन कुछ भी जोड़ोगे सबसे पहले उनको आईपी एड्रेस देगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस को देने को ही हम लोग डीएससीपी कहते हैं, ठीक है। और ये काम राउटर का है। घर में राउटर मॉडम, अब जो घर में आपने तो मॉडम लगाया, लेकिन राउटर मॉडम कह दिया तो जो घर का जो मॉडम है उसके अंदर सॉफ्टवेयर के माध्यम से डीएससीपी की फैसिलिटीज दे दी गई है। तो क्योंकि घर में जो मॉडम है वो क्या करेगा, वही आपको आईपी एड्रेस देगा। जब तो उसका बेसिकली वो राउटर का काम था, इसलिए हमने राउटर मॉडम बोल दिया। अगर आप 2007 से पहले इंटरनेट आपके घर में लगा होगा तो घर में ऑटोमेटिक आईपी मोबाइल फोन या उस पर नहीं आते, तो वो आईपी के लिए आपको एक्सचेंज के अंदर जाना पड़ता था या वो लोग आते थे घर पे, फिर आपको आईपी एड्रेस का सेटिंग मैनुअली करके जाते थे। तो एक वो जमाना था और आज का जमाना है मॉडम खरीदो या आप हॉटस्पॉट बनाते हैं, तो आपका मोबाइल फोन भी एक राउटर हॉटस्पॉट की तरह काम करता है। तो अगर हॉटस्पॉट में तो आपके वाईफाई से अगर कोई जुड़ता है तो आपका हॉटस्पॉट जो राउटर मोबाइल फोन है वो क्या करता है, सबसे पहले सामने वाले को आईपी एड्रेस देता है, तो वो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके मोबाइल में अवेलेबल होता है। तो ये बहुत ही आसान काम है। तो ये बेसिकली जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, कैंपस की बात करते हैं, तो ये मेन काम तो बेसिकली राउटर का है, राउटर का। सेकेंड काम है कि हम लोग एक डीएससीपी सर्वर भी बना के कर सकते हैं, या फिर थर्ड हो सकता है एनी डिवाइसेज डेडिकेटेड फॉर स्मार्ट डिवाइस है ना, डीएससीपी आज के जमाने में कर सकते हो एनी स्मार्ट डिवाइस। यहाँ मैं लिख देता हूँ कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये दोनों चीजें करके देखने की कोशिश करते हैं। पहले मैं राउटर के, तो राउटर के अंदर एक क्वालिटी होती है, बट राउटर एक काम तभी करता है, जैसे कि हमने राउटिंग प्रोटोकॉल का काम कब किया, जब हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हें डाटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में स्टैटिक वाले तरीके से जाना है, एक लोकेशन दूसरे डायनेमिक में रिप वाले से जाना है, यूएसपीएफ वाले से जाना है, अगर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में आप जब यानी हर चीज उसके अंदर होती है, सिर्फ हमें कमांड देके उन चीजों को सिर्फ अलाउ करना होता है। आप एक कह सकते हो कि राउटर एक इंसानी है, उस इंसान को सिर्फ जब जो जो कमांड देते हो उस कमांड के हिसाब से वो लोग काम करना लगता है। तो मैं ऐसा करता हूँ डायरेक्टली इस राउटर को, यहाँ पे जितने भी हैं, ये मोबाइल फोन है, टैबलेट है, जैसे लैपटॉप है, अब यहाँ पे भी कुछ भी आईपी नहीं है, जैसे अब डिफॉल्ट आईपी, तो मैं यहाँ पे इसको आईपी देने के लिए मैं इस राउटर को ही कहता हूँ कि तुम इन सबको आईपी दे दो। तो मैं इसको क्लिक करूंगा राउटर के अंदर, सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूँ, एग्जिट करके मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में, आपको ये याद रखना कि हमेशा हर काम आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में करना है। उसके पहले अब मैं राउटर में इंस्ट्रक्शन दूंगा, क्या कहूंगा, हे राउटर तुम्हें एक डीएससीपी का भी काम करना है। तो आईपी डीएससीपी कमांड होती है, काम करते एक लाइन में तो कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे लिखूंगा आईपी डीएससीपी पूल, राउटर तुम्हें एक आईपी डीएससीपी पूल तैयार करो। और कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो नाम लिखना पड़ता था, कोई भी नाम ही लिख दीजिए, एलटीटीसी के लिए बना लो भाई, एलटीटीसी लिख दो, अपने नाम लिख दो। तो मैंने राउटर को पहली बार ये बोला कि हे राउटर तुम्हें डीएससीपी पूल का काम करना है। राउटर ओके आई एम रेडी। अब मुझे दो चीजें बताओ, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल रहे थे तो आप यहाँ पे देख रहे थे कि एक तो आपका आईपी एड्रेस किस नेटवर्क का डाला जाएगा और दूसरा गेटवे, ठीक है ना। दूसरा गेटवे क्या होगा, बिना गेटवे का कम्युनिकेशन आज की डेट में संभव नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई चीज आगे पीछे कर सकते हो, कमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सेकंड में गेटवे के लिए कमांड फायर करता हूँ। गेटवे के लिए कमांड होता है डिफॉल्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ ताकि पूरी कमांड अपने आप लिख जाए, डिफॉल्ट हाइफन राउटर, यानी ये गेटवे के लिए। क्या गेटवे है, जितने भी यहाँ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सब जुड़े, सबका गेटवे तो यही है। तो उस गेटवे की आईडी 10.10.10.10.1 राउटर, ओके मैं सबको गेटवे 10.10.10.1 दे दूंगा। तीसरी चीज,
कि मुझे किस नेटवर्क का आईपी बांटना है, तो इस नेटवर्क का बांटना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क 10.10.10.0 विथ सबनेट मास्क, ठीक है ना, डू राइट। ये मैंने कर दिया। अभी हमने काम कर दिया। अब क्या राउटर रेडी हो गया, क्योंकि मैंने कमांड दे दिया। तो अब देखते हैं, एक काम करते हैं, इसमें आ जाओ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाओ। अभी ये स्टैटिक लिखा है, अब हमारे कंप्यूटर में डीएचसीपी की जगह ऑटोमेटिक आईपी लिखा होता है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा फिर देखो क्या होता है, ये आ गया 7 लाइक ऑटोमेटिक आईपी आ गया। आपके टैबलेट पे जाओ, इस पे जाके देखो, देखो इस पर अपने आप आ गया, पहले नहीं आ रहा था, अब आ चुका है। मोबाइल पे भी आ गया, क्योंकि नेटवर्क में जुड़ा, तो इसी तरह से आईपी अपने आप आ गया 10.6, एक से लेके 254, 1 ऑलरेडी अपने गेटवे में कर रखा है, ठीक है। टैबलेट में देखिए, टैबलेट में भी आ गया, पहले मैंने आपको दिखाया था, नहीं आया था। अब यहाँ पे मैनुअली दे रखा है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैटिक में, स्टैटिक दे रखा है डीएचसीपी में, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, दिस इज इट। तो इस तरह से आपका आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक हो जाता है राउटर के माध्यम से। तो जब आप नेटवर्क में जुड़ते हैं तो आपके मोबाइल फोन नेटवर्क सबको ऑटोमेटिक आईपी मिल जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि आईपी कैसे मिलता है। घर में जो मॉडम होता है उसको राउटर मॉडम इसलिए कहते हैं कि डीएचसीपी का काम ही उसे दे दिया इसलिए, ठीक है ना। अब क्योंकि राउटर एक काम कर सकता है नेटवर्क के अंदर में, लेकिन हम फिर भी आपको, मैं जब अपना वो दिखाया था डाटा, ये इधर आ जाइए, ये इसमें दिखाया था, तो मैंने यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये वाला जो पीपीटी है इसमें डोमेन कंट्रोलर मतलब डीएनएस और डीएचसीपी सर्वर मैंने यहाँ पे लगाया था। ये काम जबकि मेरा राउटर भी कर सकता था, फिर भी मैंने यहाँ पे लगाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राउटर का तो मेन काम है कि अपने नेटवर्क से निकलकर बाहर के नेटवर्क में भेजना, वो इसी काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है। तो मैं राउटर के लोड को कम करना चाहूंगा, राउटर को बचाना चाहूंगा, क्योंकि राउटर जो है अगर बड़ा राउटर है तो डेफिनेटली वो 25 लाख, जैसे मेरा ये राउटर 27 लाख रुपीज का है जो एलटीटीसी में लगा, एक राउटर जो है 27 लाख रुपीज का है। तो मैं राउटर को बचाने की कोशिश करूंगा। 27 लाख बहुत होते हैं, ठीक है, ये नहीं, और सबसे बड़ा आसानी से तुरंत नया मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं इसका लोड कम करने के लिए भाई ये तो काम, ये हम एक कंप्यूटर लगा देते हैं, उसी में आपके कॉलेज में प्राइवेट कंपनियां आती हैं, टीसीएस हो गया, आपके विप्रो हो गए, बहुत सारे कैंपस के लिए आती हैं। तो वो आप, अगर आपने कभी सोचा कि आईटी कंपनी आपको हायर कर रही है तो क्यों कर रही है, वो ये जो सॉफ्टवेयर है वो कंपनियां बनाती हैं, हम लोग परचेजर है। बीएसएनएल इज द बिगेस्ट परचेजर ऑफ द टीसीएस कंपनी। टीसीएस कंपनी में इतने सारे लोगों को जॉब लगता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बीएसएनएल में केवल 1.5 लाख रुपए एम्प्लॉइज नहीं काम कर रहे हैं। बीएसएनएल से जुड़े हुए आईबीएम, विप्रो, टीसीएस, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी, नोकिया हो गए, आपके हुआई हो गए, इस सब के एम्प्लॉइज भी बीएसएनएल से जुड़े हुए हैं। अगर किसी कारण में बीएसएनएल बंद होगा डेफिनेटली ये, और अब जब एक हमने 2019 के दिसंबर में एक सर्वे किया था कि अगर आज बीएसएनएल ब्याज देने से पहले बात रखी गई तो कितने लोग इफेक्टिव होते हैं, कितने परिवार इफेक्टिव हो गए, आपको जान के हैरानी होगी। 21 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट फेल होगा। आप ये देख रहा है, ये तो कोई भी कंपनी बंद करने जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ कितने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। अगर बंद हो जाए टीसीएस, सबसे पहले बीएसएनएल बंद हुआ, टीसीएस निकाल लेगा, भाई चलो 40,000 का निकालो बाहर, कोई जरूरत नहीं आपकी भी, 20,000 5,000 सबको बाहर कर दो, ठीक है ना, विप्रो वालों को बाहर कर दो, सारे बाहर कर दो। तो हर कंपनी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ऐसे किसी को बंद करना, वो करना, ये अच्छी बात नहीं होती है, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। कोई बिल्कुल जीरो है जिसका कोई परफॉर्म नहीं है, नथिंग है, दैट अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, ये इंडियन आपका ये है एयर इंडिया, एयर इंडिया को बंद करने से कोई फायदा नहीं है। एयर इंडिया बहुत सारे फ्री, जिस दिन एयर इंडिया बंद होगा आप हवाई सफर करना भी आपके लिए भारी पड़ जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये आने वाले टाइम के लिए, दिस इज डेंजरस। ओके, अब वापस आते हैं पॉइंट पे। तो जो सॉफ्टवेयर जो कंपनी बनाते हैं तो वो क्या करती है, यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर डालते हैं वो टीसीएस कंपनी का, जैसे आप हमारे उस सर्वर विजिट के वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कहा कि इसका जो सॉफ्टवेयर है हमने पहले टीसीएस से लिया था, अभी एक मोहाली में कंपनी है नेब्रो, उससे हमने परचेज किया। जब हमने परचेज किया था तो करीब 2.5 लाख के आसपास उसमें क्या कॉस्ट आई थी, और एनुअली हम लोग 25,000 रुपये महीने, सालाना, वार्षिक हम लोग उसका लाइसेंस फीस पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो कंपनी है कि जिस तरह से आपका एंटीवायरस हर साल रिन्यू होता है, तो ये सॉफ्टवेयर भी रिन्यू होता है। तो ये एक सर्वर कंप्यूटर के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जिससे कि ये आईपी देने का काम ये करने लगे, ठीक है ना।
ये सारा काम राउटर में हो सकता था, लेकिन राउटर को बचाना भी बहुत जरूरी है। राउटर का मेन काम वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, मिनिमम कम पैसे में हाउ टू मैनेज इच एंड एवरीथिंग। ओके, तो हम वापस आते हैं। ठीक है, अब मैं ये जो काम है मैं सर्वर के द्वारा करना चाहूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फटाफट मैं सर्वर यहाँ पे इंप्लीमेंट। एक चीज और इसमें देखिए, अभी क्या है, एक चीज लगे यहाँ तो एक चीज मेरे दिमाग में और आई है। देखिए, दुनिया में दो चीजें ऐसी होंगी, अब आपके समान में एक भी सवाल हो सकता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज है सबको मैं ऑटोमेटिक आईपी देना है, कुछ मैनुअली भी देना पड़े, तो आपको क्या लगता है वो कौन लोकेशन होगी जिनको आईपी मैनुअली देना पड़ेगा, उनको कभी भी ऑटोमेटिक नहीं दे सकते? अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया हो। माई क्वेश्चन इज दैट कि वो कौन कौन ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से? आंसर प्लीज। यस, कोई आइडिया प्रश्न? यस सर, नहीं सर, इस बारे में नहीं पता। आपकी आवाज मेरे को समझ में नहीं आई। हेलो 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 सर, क्या आप सुन सकते हैं? माय क्वेश्चन इज दैट कि आप किस किस चीजों को स्टैटिक आईपी दोगे, उन्हें कभी डायनेमिक नहीं दे सकते? देखिए सर दुनिया, ऐसे सिस्टम जो कि नेटवर्क में हमेशा रहे, लेट्स से कि आपका हम। कंप्यूटर भी हमेशा रहेगा, चलो, तो क्या आपको स्टैटिक देना चाहिए? हाँ सर, एक कंप्यूटर को तो स्टैटिक मिलना ही चाहिए कि हाँ, लेट्स से हाँ, मान लेते कि 254 डिवाइसेस कनेक्ट हो गए, फिर जब मैं हूँ तो मुझे कोई आईपी मिलेगी ना। चलो ठीक है, एक मान लो आपका एक और देखिए, बाय डिफॉल्ट याद रखिए, दुनिया में दो चीजें ऐसी होंगी, जैसे राउटर का पोर्ट है, इन्हें कभी भी ऑटोमेटिक आईपी नहीं देना है, नंबर वन। दूसरा, आपका जो आंसर है उसमें एक सर्वर कंप्यूटर्स, जितने भी सर्वर कंप्यूटर होंगे उनको कभी भी ऑटोमेटिक आईपी नहीं देना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, देयर आर टू थिंग्स, वन इज द राउटर पोर्ट जिसको कभी भी हम ऑटोमेटिक आईपी नहीं देंगे। सेकेंड इज दैट जितने भी सर्वर यूज करोगे, फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर नेटवर्क ही डिजाइन कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो इस तरह का नेटवर्क इधर रहने दो ऑटोमेटिक, मैं इधर सर्वर के द्वारा बना देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, वाईफाई मैं इधर ले लूँगा, इसको इस वाईफाई को मैं इधर ले आता हूँ। तो मैं अब नॉर्मल हो जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक स्विच ले लेता हूँ। अब मैं इस साइड का मान लेता हूँ, मान लेता हूँ GMTD साइड में ये। अभी ये जो आपका वो जो है वाईफाई है, इधर ना होके अब इधर के लिए हो। अगर आप इसको दोबारा चेक करोगे ना स्टैटिक करके, तो यहाँ पे वाईपी आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ तो दो, अब इसमें इसी कमांड में भी आप इस काम को कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिखूँ IP DSCP, उसी कमांड लाइन में एक्सक्लूडेड एड्रेस। ठीक है ना, जब अगर स्टैटिक देना तो आपके पास ये भी होना चाहिए। कौन से कैट एड्रेस? 10.10.10.1 से लेके 10.10.10.15। इसका मतलब है कि इसी लाइन में मैंने जो लिखा था कि पहले इस राउटर को बोला था और उसमें से ये आईपी तो दे ही रहा था, लेकिन मैंने 1 से 15 रिजर्व कर दिया। 1 से 15 रिजर्व कर दिया कि मतलब राउटर 1 से 15 नहीं देगा। मैं यहाँ डू राइट कर देता हूँ, अगर एक लाइन और फायर कर दूँ इसी में, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? क्लिक करोगे, अभी इसको, अभी चूंकि बाय डिफॉल्ट जैसे क्या होता है, क्लासरूम है, क्लासरूम में 10 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, पहले दिन मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी थी, तो 10 बच्चों को जहां मन किया वहां बैठ गया। कल मैंने कंडीशन रख दी कि रोल नंबर 1 यहाँ बैठेगा, 2 यहाँ बैठेगा, 3 यहाँ बैठेगा, तो उस दिन हम डिस्टर्ब, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसके टेबल पे रोल नंबर 1 यहाँ बैठेगा, रोल नंबर 2 बैठेगा, तो आप चाहे कहीं भी हो आपको वहीं बैठना पड़ेगा जहाँ पे आपको सीट डेडिकेटेड कर दिया गया। तो उसी तरह से अभी यहाँ पे ये जो डाटा दिखा रहा, चूंकि हमने इसको अभी कोई रीसेट नहीं किया स्विच को, और हमने कोई हटाया नहीं, तो पहले से इसको आईपी मिल चुका था, इसलिए चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम इसको दोबारा से स्टैटिक करके दोबारा से करेंगे तो अभी 15 तो रिजर्व है, अब 16 से देगा, आप देख पा रहे होंगे अब 16 से देगा, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम तो जब ऑटोमेटिक रिन्यू होगा जब आईपी एड्रेस, तो आपको जो नया आईपी होगा 16 टू ऑनवर्ड मिलेगा, यानी अब 1 से लेके 15 तक आपके पास रिजर्व है। उनका प्रयोग राउटर के पोर्ट पे लगा सकते हो, आप उनका प्रयोग जो भी सर्वर लगाओगे उन पे यूज कर सकते हो, क्योंकि सर्वर और राउटर का पोर्ट, इनकी आईपी कभी भी आपकी ऑटोमेटिक नहीं होगी, यानी डीएससीपी के थ्रू नहीं होगा। ओके, वो फुल्ली की मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। नाउ हम यहाँ डिजाइन करते हैं, एक काम करते हैं,
सर्वर भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए नॉर्मल कंप्यूटर में आप यहाँ देखेंगे लैपटॉप, उसके बाद तीसरे नंबर का जो देखेंगे सर्वर है, तो मैं यहाँ पे सर्वर लगा रहा हूँ, इसको इधर खींच के रख दीजिए। अब मैं यहाँ पे एक सर्वर ले रहा हूँ। सर्वर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से डिफरेंस क्यों, अभी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, सर्वर कंप्यूटर में जो काम के लिए डेडिकेटेड करते हो, टीसीएस, विप्रो, जो भी बड़ी कंपनियां सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उनसे सॉफ्टवेयर खरीद के इसको इंस्टॉल करते हो। अपने नॉर्मल कंप्यूटर में भी ये सॉफ्टवेयर डाल के इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो एज ए डीएससीपी। लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर को मैं डीएससीपी नहीं बनाता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन पहले भी दे चुका हूँ। क्योंकि नॉर्मल क्योंकि डेडिकेटेड हो जाएगा, 24 घंटे हावर्स के लिए यूजफुल हो जाएगा, तो आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप हो 3-4 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। तो हमें लाइफ स्पॉन इसको बढ़ाना है, तो इसीलिए सर्वर कंप्यूटर लेते हैं, क्योंकि उसमें ईच एंड एवरीथिंग कम से कम ड्यूल मोड में तो होगा ही होगा, ट्रिपल मोड भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर मनी। सर्वर लीजिए, यहाँ रखिए। अब मैं और दिखाऊंगा। एक काम करते हैं, 3 सर्वर ले लेते हैं, आपको लगे यहाँ डीएनएस भी बता देते हैं। एक 3 सर्वर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इस वाले सर्वर को मैं लिख देता हूँ, ये डीएससीपी सर्वर है। और इसका चूंकि सर्वर है तो आईपी ऑटोमेटिक नहीं होगी, आपको प्लान करना पड़ेगा। तो 10.10.20 का सीरीज वाले में लगा, तो इसी में से एक आईपी ले लेते हैं, 5 नंबर ले लेते हैं, 5। दूसरे वाले को मैं लगे हाथ में डीएनएस बताने वाला हूँ, तो डीएनएस के बारे में भी बात कर लेते हैं। डीएनएस, इसका जो आईपी एड्रेस है 10.10.20.10 ले लेते हैं, 24 कर लेते हैं। और एक वेब सर्वर भी ले लेते हैं वेबसाइट का, जैसा कि हमारे नेटवर्क में आप देख पा रहे थे कि एप्लीकेशन सर्वर लिखा था, ठीक है, वेब सर्वर, ठीक है। और इसका जो आईपी एड्रेस हम ले लेते हैं 10.10.10.20.15 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 24, राइट, ओके। तो हमारे पास 3 हो गए, 3 सर्वर ले लिए। अब इन सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे ऐसे जैसे इधर जोड़ा था, हम केबल से लेते हैं, स्टेट केबल, क्योंकि सब डिफरेंट डिवाइसेज हो गई, फास्ट इथरनेट, इसको इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर एक से ज्यादा जोड़ना है तो स्विच लगाना पड़ेगा। आप यहाँ से जैसे राउटर का दूसरा पोर्ट लोगे, दूसरा लाइन हो जाएगा, तो वो कर ही नहीं पाएंगे। आपको जो भी जो जोड़ना है स्विच के माध्यम से आगे फर्दर बढ़ाना है। अब यहाँ पे काम करते हैं, इसको इस नेटवर्क में जोड़ देते हैं। अब ये जो हमारा वाईफाई है सब इस नेटवर्क के हो गए। अब इसको उठाइए, इसको क्लिक कर दीजिए, ये लगा दीजिए 1। ये सब आसानी से आप जोड़ पाएंगे, स्विच से आप जोड़ते जाइए। कंप्यूटर भी एक आप जोड़ दीजिए, मैं यहाँ ला देते हैं, राइट। अब हमारे नेटवर्क में हो गए, ये एक नया कॉन्फ़िगरेशन बन गया इधर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कंप्यूटर्स हैं जैसे डीएससीपी है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्विस नाम का वो चीज़ आ गया है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर आ गए जो इसके अंदर परचेज करके डाले गए। यहाँ तो सिमुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन रियल में सारे सॉफ्टवेयर डाले पाएंगे। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सर्वर है तो आईपी कभी भी डीएससीपी ऑटोमेटिक नहीं होगी, तो इसको पहले यहाँ पुटअप करिए। 10 डॉट जो भी प्लान किया है 10.20.5, ठीक है ना, सबनेट 255.255.255.0। अब गेटवे 10.10.20.1। अब चूंकि नेटवर्क में मैंने डीएनएस भी रख दिया है तो डीएनएस भी लिख देते हैं लगे हाथ, 10.20.20. डीएनएस को मैंने क्या किया, 10 किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमारा जो सर्वर है, अगर आप इसमें माउस ले जाएंगे तो आप देख पाएंगे आईपी हमारा 5 हो गया है और गेटवे 20.1 और ये हो गया। जो दूसरा जो डीएनएस सर्वर है इसको भी हम क्लिक कर देते हैं। इसके भी डेस्कटॉप में चूंकि सर्वर है तो आईपी तो मुझे डालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 10 दिया हुआ है, 255.255.255.0। गेटवे हमारा जो है इसमें भी 1 हो गया। अच्छा, एक ओके, मेरी आवाज आ रही है? आप, मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मेरी आवाज आ रही है पहले कंफर्म करिए, क्योंकि नेट ब्रेक था थोड़ा सा। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब हम यहाँ जो डीएनएस सर्वर है इनको आईपी डालते हैं। स्टैटिक आईपी में मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे आईपी तीनों डाल दिया। तो एक काम करिए, आप में से कोई अनम्यूट करे। आश्रित, कैन यू अनम्यूट? यस सर। अच्छा आश्रित, ये बताओ कि मैं यहाँ पे ये डीएनएस सर्वर है, ठीक है, इसको मैं स्टैटिक आईपी दे रहा हूँ। तो हमने आईपी एड्रेस में ये डाल दिया और ये डाल दिया, गेटवे डाल दिया। अब यहाँ डीएनएस सर्वर क्योंकि खुद ही है, तो क्या यहाँ पे आईपी एड्रेस डालने की जरूरत है?
यस या नो? बाकी लोग भी बताइए कि ये डीएनएस सर्वर है, क्या इसको आईपी एड्रेस डालने की जरूरत है? यस या नो? यस तांडे, क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताइए। प्रश्न, अभी हमारा मैसेज आया Yes, sir. था, यस, दांडे ने भी कहा यस, ठीक है। यस सर, डीएनएस सर्वर का एड्रेस तो डालना ही पड़ेगा। क्यों, जरा बता पाएंगे? क्योंकि सर डीएनएस डोमेन नेम सर्वर होता है जो कि वेबसाइट के नेम को आईपी में कन्वर्ट करेगा। तो हर सिस्टम को डीएनएस सर्वर से उसको आईपी एड्रेस मिलेगा उस वेबसाइट का, और उसको पहुंचने वो के तो लिए। ठीक है, वो बात मान गया मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खुद ही डीएनएस है। सर इसका डीएनएस सर्वर का एड्रेस इसका आईपी एड्रेस ही होगा। चलो कोई बात नहीं। एनी मोर? देखिए, आप हमेशा याद रखिए, कंप्यूटर साइंस में हो या कोई भी हो, इंसानों की बनाई हुई चीज है। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। सपोज करो, एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ मैं। एक धोबी था, 10 अपने सुबह सुबह 10 गधों के साथ निकला और घाट पे गया और लौटने लगा तो एक घाट के ऊपर बैठ गया, एक गधे के ऊपर बैठ गया। घाट से जब लौटने लगा तो गधे के ऊपर बैठ गया और काउंटिंग शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 8 9। 10वें नंबर की काउंटिंग वो नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। तो सेम फिलॉसफी यहाँ भी लगती है। हमारे जितने भी कंप्यूटर साइंस के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेज हों, आईटी के डिवाइसेज हों, सब पे ऊपर सेम चीज इंप्लीमेंटेड होती है। डीएनएस सर्वर, चूंकि ये सबको बताएगा, जैसा कि प्रश्न बता रहे हैं, अभी मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा, जैसे कि बताएगा सभी के, सबको मदद तो करेगा कि मैं डीएनएस हूँ, मैं हूँ, ये करूंगा, लेकिन जब खुद की बारी आएगी तो काउंटिंग ही नहीं करेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि कितना भी हो, आपको ये नहीं कि ऑटोमेटिक, इतना भी सेंसेबल डिवाइस अभी तक नहीं है कि हर चीज ऑटोमेटिक है। और कोशिश यही रहेगी कि हम इतना सेंसेबल चीज भी ना बनाएं कि हर चीज वो खुद ही सोच ले, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया, मशीनें तो इंसान पे ही राज करने लगेंगी, ये बड़ा फैक्ट है। ठीक है ना? तो ये कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि 100% हम पूरा डेडिकेटेड कर दें, ऐसी चीज बना दें कि खुद ही सेंस करके समझ जाए। तो खुद कभी भी ये चीज हमेशा हम लोग अवॉइड करते रहे हैं। ये आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में अगर आपको कोई पावर मिलता है, अथॉरिटी मिलती है, तो ये चीज आप सोचेंगे। मैं बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अब बहुत सारी चीज़ों को रोका है जहाँ जरूरत पड़ी है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ों पे ये नुकसान हो सकता है। ये नहीं कि आप दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो आपको भी ये सोचना है कि आपके बाद की जो पीढ़ियाँ हैं, अभी तो आप अपनी ज़िंदगी जीजिए, लेकिन आपके बाद जैसे नौकरी करना शुरू करेंगे, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो आप याद रखना कि आपके बाद की भी पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए सोचना है। हम ऐसा कोई काम ना कर दें कि आप मशीनों के गुलाम बन जाएं। ठीक है ना? 5G में बहुत सारे चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजों को हमने रोकने की कोशिश की है। ये चीज नहीं करनी चाहिए, या करना है तो इसको एक कंडीशन रखो, यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे क्या होता, अगर हम सेंसेबल बना देते तो हो सकता था। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? रेड रेड सिग्नल। ओके, थैंक यू। तो हमारे जो डिवाइसेज हैं इतनी सेंसेबल बना दे तो फिर आपको मशीनें, तो यहाँ पे इसलिए भी सेंसेबल नहीं है, तो आपको हर हाल में डालना पड़ेगा। ठीक है? इसका रीजन ये है कि वो मैंने एग्जांपल दिया कि हमें वो सेंस रखनी पड़ेगी जो धोबी वाली है, कि उस सिस्टम को जब तक ना बताया जाए वो करे नहीं, इतनी आपको सेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 10.10.20.1। नहीं, क्या डीएनएस सर्वर का खुद ही है 10। यस, ठीक है ना? अब वेब सर्वर एक वेबसाइट वाला सर्वर है, इसको भी बना दीजिए, इसमें भी कुछ नहीं पूछना। ये आपका हो गया 15 कर लिया। सबनेट हमने /24 लिया तो 255.255.255.0, और ये हमारा जो डिफॉल्ट गेटवे 1 हो जाएगा, और जो हमारा ये आपका डीएनएस सर्वर 10 हो जाएगा। राइट, हो गया। अब इसमें बहुत ही आसान है, सॉफ्टवेयर वाला काम तो बहुत ही ईजी है। इसमें तो हम कमांड दे के बता रहे थे। अब मुझे एक जंगल में एक ही शेर रख सकता है, या तो राउटर से करा लो या तो सर्वर से करा लो, दो नहीं कर सकता। अगर गलती से आपके नेटवर्क में एक और डीएनएस सर्वर कोई आ गया, आपका मोबाइल फोन भी ऐसे लगा दिया डीएनएस सर्वर, तो पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देगा। ये हमेशा याद रखिए, जंगल में एक ही शेर रखना है। ये नहीं कि आपने राउटर को भी रख लिया और दिया। ये होता था एलटीटीसी में, जब ऑफलाइन बच्चे आते थे ना, तो वो मैं उनको बता देता था, क्योंकि यहाँ पे तो जब ऑफलाइन कराता था तो वो डीएनएस चालू करके चले जाते। मैं मुझे ढूंढने बहुत परेशानी होती थी कि ये कौन चालू करके चला गया। बताया मैंने कि ये है, समझ में आ गया और कर गए वो। तो अभी मुझे क्या करना है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे किसी एक हमारा इसका सिंबल अलग से बनाया है,
इसमें सर्विस है, किसी में हो सकता है कॉन्फ़िग के अंदर हो। अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर खोलेंगे ना, ये नॉर्मल कंप्यूटर है, खोल लीजिए, तो इसमें देखिए कहीं सर्विस नाम का कोई चीज़ नहीं है, ना ही कॉन्फ़िग के अंदर कोई ऑप्शन ज़्यादा है, यानी इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये सिंबल अलग से क्यों बनाया, क्योंकि अंदर इसके अंदर सॉफ्टवेयर हमने डाले हैं, सर्विस बना हो सकता है कॉन्फ़िग के अंदर ये सारे पार्ट आए। तो ये जो भी सॉफ्टवेयर हैं, ये वही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जो IT कंपनियां वो डेवलप करती हैं और बेचती हैं। सनाला वार्षिक एनुअली जो होता है इसका वो पेमेंट होता है लाइसेंस फीस के रूप में। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर एक बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि आपको जैसे मैंने पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर दिया, आपने क्या किया, दिस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन योर पीसी, आपने पीसी में इंस्टॉल किया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आइकन बन गया। अब जब आपको काम करना होता है सीधा आप उसका जो आइकन होता है उसको क्लिक करते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। वैसे ही हमारे इस कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब आपका ये जो सर्वर है ये किसी भी सॉफ्टवेयर का हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, विंडोज हो सकता है, iOS हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बाय डिफॉल्ट इंडिया के अंदर, इवन वर्ल्ड में एक ट्रेडिशन है कि जो विंडोज फोन होगा, सॉरी जो विंडोज होगा, बेसिकली कंप्यूटर लैपटॉप में लोग ज्यादातर फेमिलराइज हैं। जो लिनक्स है वो ज्यादातर सर्वर बनाने में फेमिलराइजेशन किया हुआ है, और जो नेटवर्क डिवाइसेज जैसे राउटर है, स्विच है, इनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कहाँ पे ज्यादातर मात्रा में यूज हो रहा है। ओके, तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट लिनक्स मिलेगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विंडोज में नहीं कर सकते या एप्पल में नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कंफर्टेबल होना चाहिए। तो आप, लेकिन विंडोज हम क्यों नहीं करते कि आम आदमी को पता चल जाता है कि कैसे किया और इजिली फेमिलियर हो जाता है, तो कोई भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लिनक्स सब फेमिलियर नहीं होते, केवल नेटवर्क एक्सपर्ट ही कर पाते हैं। ओके, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा है, जस्ट क्लिक करिए, सॉफ्टवेयर में जैसे आइकन बन जाएगा, खोलेंगे, ये सिमुलेटर है तो सारी चीजें एक ही जगह आ गई। लेकिन रियल में क्या होगा, जब आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 सारे पेज पूछे जाएंगे आपके बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका ये जो DHCP है, आपका ये एक चीज और याद रखिएगा, DHCP दुनिया में एक पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सर्विस हमेशा बाद में ऑन करनी है। बाकी सर्विस पहले ऑन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट DHCP का सर्विस हमेशा बाद में आपको ऑन करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ सर्विस ऑन नहीं करना, आपको यहाँ डिफॉल्ट गेटवे एंट्री कर दीजिए 10.10.20.1 DNS सर्वर आपने बनाया, नेक्स्ट बटन दबाएंगे आ जाएगा यहाँ पे DNS सर्वर 10.10.20. क्या बनाया आपने 10। IP एड्रेस कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो आपका 1 से शुरू हो गया, जहां से स्टार्ट करोगे उसके पहले रिजर्व हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर में डिपेंड करता है, कहीं पे रेंज दे देते हैं, कहीं पे इस तरह से दे देते हैं। तो इसमें मान लीजिए मैंने लिख दिया 20 से स्टार्ट करना, तो इसका मतलब है 1 से लेके 19 तक रिजर्व हो गया। उसके बाद बाकी जो सॉफ्टवेयर बचे, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपका 21 से लेके 254 कस्टमर आप जोड़ सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये सेंस कर लेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे नेटवर्क में केवल 4 या 5 या 10 या 50 ही जुड़े, इतना ना जुड़े, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। बिल्कुल वैसे ही घर में आपके केबल टीवी लगा या डिश टीवी लगा, टाटा स्काई का मान लो टीवी लगा, आप क्या कहते हो, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में ही DNS सर्वर के अंदर जाके DHCP में जाके केवल एक टीवी जोड़ा है, तो आपको एक टीवी पे वो केवल आप देख पाते हो। फिर आपने कहा कि मुझे एक ही 2 कनेक्शन करवाने हैं, तो कुछ नहीं करता, यहाँ पे 2 यूजर कर देता है। तो जो भी चेंजेज हो रहे हैं ना घर पे, जो डिजिटल टीवी टाटा स्काई, उसमें सिंपल यही काम किया गया है। यहाँ पे 1 2 जो भी लिख दोगे वही चीज आपके सामने आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसको पहले मैं सेव करूंगा। मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर गए, कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो मैंने यहाँ फुलफिल किया। अब उसके बाद मैं सर्विस ऑन करूंगा, फिर सेव करूंगा। अब मेरी सर्विस ऑन हो गई। अब मैंने इसमें जो किया 20 तक रिजर्व, यानी 21 से 19 तक, 20 से स्टार्ट होगा। तो मैं अब इसको चेक करता हूँ, लैपटॉप, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या होता है। देखिए अब 20 से स्टार्ट हो गया पहला ये, और DNS सर्वर भी आ गया आपके सामने। मोबाइल फोन में भी चेक कर लेते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करिए। ओके, क्लियर हो गया। लैपटॉप में अपने आप आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं, दैट्स ओके, ठीक है, ये आ गया। और आपने राउटिंग प्रोटोकॉल तो लगा ही रखा है, तो कम्युनिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। तो देखिए फिर से होगा, ये सक्सेसफुल हो गया। कोई भी ले जाइए, कम्युनिकेट करेगा आपका, दोबारा से एक बार चेक करिए, दैट सक्सेसफुल। कंप्यूटर से कंप्यूटर करेंगे, फास्ट, क्योंकि वायरलेस था इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगा रहा था लोकल में, अदरवाइज सारे फास्ट, ठीक है। तो ये था DHCP नेटवर्क में कैसे यूज किया जा सकता है, IDOS सर्वर के द्वारा। घर में क्या होता है, सेम टाइप का सॉफ्टवेयर आपके मॉडम में पड़ा होता है, आपके मोबाइल के अंदर भी पड़ा हुआ है। आप अगर हॉटस्पॉट बना रहे हैं उस केस में भी होगा।
तो सर ना एक हो। डाउट पूछनी थी। यस, सर मान लेते हैं कि मैंने केवल 10 यूजर्स को अलाउ किया डीएचसीपी सर्वर के थ्रू कनेक्ट होने में, और 10 लोग कनेक्टेड हैं, और मान लेते हैं कोई एक यूजर निकल के और नया यूजर आता है, तो सर वो पुराने वाले यूजर की इंफॉर्मेशन रखा रहेगा? मतलब कि ऐसा कह सकते हैं क्या हर डिवाइस को हर बार सेम आईपी मिलेगी? 10 डिवाइस को मैं रोज कनेक्ट करूँ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप अपने क्लासरूम में जाते हो, ठीक है ना, आप क्या करते हो, कहाँ बैठते हो? किसी पर। किसी सीट पे बैठते हो ना, यस हर सर। दिन उसी सीट पे बैठते हो ना, एक नेचर होता है ना इंसान का। यस सर। ऐसा तो नहीं होता ना, आपका आपका भले जब कोई बाउंड्री नहीं थी, आप चाहते तो पीछे भी बैठ सकते, आगे भी बैठ जाते, कहीं बैठ जाते, लेकिन इंसान का स्वभाव क्या है, आज उसको इस कोने में बैठने का मन कर रहा है, अगर वो सीट नहीं खाली है तब वो कहीं और जगह बैठेगा, अदरवाइज उसका बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि चार लोगों की दोस्ती हो गई, पिछली बेंच पे ही बैठना तो पिछली बेंच पे ही बैठेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो उसी तरह जितने भी डिवाइसेज हैं बाय डिफॉल्ट, अगर उनको एक आईपी मिला हुआ, जैसे इसको आईपी मिल गया, टैबलेट को 20 मिल गया, ठीक है ना, यस सर। तो अगर अगर मैं अगली बार आऊंगा तो ठीक है, फिर क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश वही करेगा, अब इसमें तो आ रहा है कि फिर वो 20 ही लेगा, पहला उसका चॉइस सही होता है, उसकी थोड़ी इंसानों जैसी होती है, ठीक है। ओके। लेकिन अगली बार हो सकता है अगर वो सीट खाली ना हो, जरा सा देरी हो, डिले हो, तो आईपी एड्रेस बदल सकता है, जैसे कि अभी यहाँ पे बदल गया, क्योंकि वाईफाई में था इसलिए बदल गया, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं करके देखते हैं क्या मिला, 24 मिलना चाहिए, अगर दोबारा से देखते हैं 24 मिल रहा है, देख रहे हो इस पे, जी क्योंकि सर, जी कंप्यूटर में था, सर। वाईफाई में, ठीक है ना, तो फिर से उधर 24 मिल गया, तो आपको दोनों बात क्लियर हो गई, ये आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल इंसानों की सोच के बराबर है। जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा, पहली कोशिश मशीन की यही होती है कि जो आईपी था वही ले पहले, ठीक है ना, उसके बाद अगर वो आईपी नहीं मिल पा रही है तब वो दूसरा ले लेगा, इन द केस ऑफ डायनेमिक के केस में, ठीक है। ओके सर। तो बिल्कुल क्लियर फीचर होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं डीएनएस की। व्हाट इज द डीएनएस, ठीक है। मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार एक कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज आप सभी को समझ में आ गई है कि जो इंटरनेट है उसमें जो भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो कम्युनिकेशन है वो सिंपली आईपी एड्रेस पे हो रहे हैं, और ठीक है। तो लेकिन हम सब लोग जो वेबसाइटें खोलते हैं, आईपी एड्रेस से तो कोई नहीं खोलता, क्योंकि आईपी एड्रेस को याद करना लिखना हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग वेबसाइटें से खोलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में एक ऐसा सर्वर है या ऐसी व्यवस्था मौजूद है कि जो आप जैसे वेबसाइट का नाम लिखते हो उसके रिस्पेक्ट में ये पहले बताता है कि भाई इस वेबसाइट का ये आईपी एड्रेस है, तब जाके कम्युनिकेशन होता है। अगर मैं इस लैपटॉप में जाऊं और मैं यहाँ पे वेबसाइट पे, वेब ब्राउजर पे कुछ टाइप करूं www, क्योंकि अब वो क्या करेगा, मेरा लैपटॉप सबसे पहले आईपी एड्रेस ढूंढेगा, सबसे पहले वो कैसे ढूंढेगा, वो इस डीएनएस के, डीएनएस का काम ही यही है। डीएनएस क्या करता है, डीएनएस में दो चीजें होती हैं, आईपी एड्रेस बनाम वेबसाइट का नाम, तो वेबसाइट से तुरंत डालेगा, डीएनएस तुरंत बताएगा इसके आईपी एड्रेस से, यानी कहने का मतलब है कि जैसे मैं इसमें डालूंगा सबसे पहले डीएनएस के पास जाएगा, इसके पास कहेगा भाई उसका आईपी एड्रेस बताओ, फिर आपने बताया उसका आईपी एड्रेस से है, तो फिर यहाँ रिटर्न होगा, फिर यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। ये डीएनएस का काम है। तो इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, कैसे वो भी दिखा देता हूँ मैं। देखिए डीएनएस, डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है ना। कई जगह हम लोग सिस्टम भी बोलते हैं, कई जगह हम लोग सर्विस भी बोलते हैं, राइट। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना, जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो नाम दो लेते, ये होगा इसका टेक्निकल नाम। इसका दूसरा नाम है, कंपटीशन में पूछा जाता है, इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। The another name of the DNS इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। व्हाट इज द इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, पहले टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है भी जान लो। आपने एक हेरा फेरी मूवी पुरानी वाली देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले जितने लोगों के पास फोन लगाए जाते थे गाँव में, शहरों में, कहीं भी, तो उसके साथ हर साल दिवाली के टाइम पे एक डायरी दी जाती थी, एक टेलीफोन डायरेक्टरी दी जाती थी। उसमें दो लोगों का इंफॉर्मेशन होता था, एक तरफ टेलीफोन नंबर लिखा होता, दूसरी तरफ नाम और उसका पता लिखा होता था। अगर जैसे कि, और एक पुराने टाइम में 2003 से पहले एक टेलीफोन नंबर होता था 191, 191, जैसे कि 100 है, 100, 131, 101, तो 191 सबको मालूम होता था। वो क्या करते थे, इंक्वायरी नंबर होती थी। तो जैसे मैं आया और मुझे पता कि प्रसून बेंगलोर में रहते हैं, सपोज करो, ठीक है।
लेकिन उनका एड्रेस नहीं पता, लेकिन उनका टेलीफोन नंबर पता है। वो मैं बेंगलोर पहुंच गया किसी वजह से, टेलीफोन नंबर या मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ज़्यादा, तो मैं 191 पे कॉल करूंगा और पूछूंगा कि ये टेलीफोन नंबर, इसका वेबसाइट वो बता दो, एड्रेस बता दो, तो वो आपको एड्रेस बता देता था। किसी का एड्रेस पता था, नाम पता था, लेकिन आपका टेलीफोन नंबर नहीं पता, लेकिन आपको मालूम है उसका टेलीफोन घर पे लगा हुआ है, तो उस पर फोन करके, मान लो प्रसून है तो हो सकता है 4 लोगों, तो 4 का एड्रेस वो बता देता कि 4 लोग प्रसून नाम के हैं जिन्होंने टेलीफोन यूज किया है। तो रफली एक आइडिया, इंसान है तो समझ जाता था कि वो किस एरिया में है, क्या है, नहीं भी तो फिर चारों को कॉल करके पता कर लेता था कि रियल प्रसून हुई द रियल प्रसून। ठीक है, तो दिस इज अ टेलीफोन डायरेक्टरी। तो उसी तरह से अभी मैंने डीएनएस में बताया, सभी लोग जो वेबसाइट है, तो वेबसाइट में 2 चीजें होंगी, एक तरफ वेबसाइट होगा, दूसरा वेबसाइट का आईपी एड्रेस। यही चीज करने की, आईपी एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी भी कहते हैं। ठीक है, तो नाउ इसको हम प्रैक्टिकली, इसमें भी सेम है, सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, लैपटॉप उसमें एक काम राउटर का, भी काम राउटर का है। ठीक है, तो चूंकि मैंने राउटर में कमांड बेसिस है, और कमांड बेसिस के लिए आपको सोचना नहीं है, गूगल बाबा जिंदाबाद, आप ढूंढ सकते हैं, मैंने आपको उंगली दिखा दिया डायरेक्शन, तो ये कमांड आप यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन वही है कि रियल में हम लोग इसको सर्वर पे इंप्लीमेंट करते हैं, जैसा कि मेरे लाइव लैब में आपने देखा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं होगा। ये काम करते हैं, इसमें भी आप सर्विस पे जाएंगे, इसमें डीएनएस में जाएंगे, सेम चीज क्लिक करेंगे। इसमें आप सर्विस पहले आगे ऑन ऑफ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं सर्विस को ऑन कर लेता हूँ पहले ही एडवांस में। यहाँ पे ये मान लो, ये हमारा जो वेबसाइट है, ये जो सर्वर है, इस पर एक वेबसाइट है www. मान लो kkSY.com है। ठीक है, और इसका जो एड्रेस है 10.10.20.15 है, राइट, ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक मान लेता हूँ ये जो आपका डीएससीपी, इस पर भी मैंने कोई सर्वर बना रखा है, कोई वेब का सर्वर, तो इस पर मैं लिख देता हूँ www.alttc.com कर देता हूँ जिस, और यहाँ पे जो सर्वर है 10.10.20.5 कर देता हूँ। ठीक है, और एक चीज और बताऊं कि आप एक ही सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट बना सकते हो, नो डाउट, एक ही सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि उसके लिए भी एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल होता है। मैं डीप में नहीं जाऊँ, कंफ्यूज जाओगे आप, ये समझना, बस आपसे अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे क्या एक ही सर्वर पे एक से ज्यादा वेबसाइट, बिल्कुल संभव है, नो डाउट। ठीक है, उसका एक तरीका बताएगा, वो भी बाद में हम बात करेंगे, एक लेसन और उसमें हम समझा देंगे आपको। अभी फिलहाल हमारे पास 2 वेबसाइटें हैं। ठीक है, और इसका रिकॉर्ड डीएनएस सर्वर के पास में अवेलेबल है, राइट। आप कोई भी ले लो, लैपटॉप, मोबाइल फोन। ठीक है, यहाँ भी, बल्कि इस लैपटॉप में भी अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मैनुअली, क्योंकि यहाँ पे कोई डीएनएस सर्वर बना नहीं, 10.10.10. मान लो 16 था, 255.255.255.0, 10.10.10. ये मैं उधर की बात कर रहा हूँ जो एलटीटीसी का है, और यहाँ पे 10.10.20.1 का क्या 10 डीएनएस सर्वर बना दूं। तो इस लैपटॉप में डीएनएस सर्वर, तो इस लैपटॉप से भी अगर वेबसाइट खोलूंगा ना, तो भी वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये लैपटॉप तुरंत जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा ये वाला बताने वाला, तो तुरंत पहले इसको कम्युनिकेट करेगा। इसको हमने फैसिलिटीज कर रखा है कि तुम डीएनएस सर्वर हो, तुम सारी चीजें बताओगे। तो मैं अभी पहले इधर का दिखाता हूँ, फिर इधर का दिखाता हूँ। इस लैपटॉप को क्लिक किया, यहाँ पे जाता हूँ। अभी मैंने 2 वेबसाइटें बनाई हैं, अभी मैं लिख देता हूँ www, सपोज करो पहले हम वो वेबसाइट का नाम लिख देते हैं जो बनी नहीं है, abcd.com, ये मेरे कहीं नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एंटर मारूंगा, हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व, ये कह रहा है पता नहीं क्या लिख, सर्वर ने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, तो हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैसे kkSY.com कर देता हूँ, ठीक है, और इंटर प्रेस करता हूँ, दिस पेज इज ओपन, तो ये हमारा पेज ओपन हो गया आपका यहाँ से वहां तक। पहले गया, पूछा, फिर उसके बाद यहाँ पे गया सर्वर में, फिर ओपन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं इधर करता हूँ इस साइड में, पहले वो देख लेते हैं कम्युनिकेशन ओके है कि नहीं लैपटॉप से इस सर्वर का, एक बार कर लेते हैं, ओके है। इस लैपटॉप को अगर यहाँ से खोलने, ये दूसरे हो गया ना, कहीं और का लोकेशन का हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं www.kkSY.com, ठीक है, दैट विल बी, दिस इज ओपन, ओपन हो गया, क्योंकि वहां से पहले गया और पूछा। ठीक है, तो अब मैं रियल कंप्यूटर की बात कर लेता हूँ, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, इसको क्लिक करिए, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाइए, चेंज अडॉप्टर सेटिंग। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पे जो हमारा आईपी एड्रेस यहाँ पे देख पाएंगे, देखो यहाँ पे मैनुअली भले दिया मैंने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी आईपी दे दी, और यहाँ पे मैंने ये नीचे एक चीज और याद रखिए, एक चीज और तय है कि भाई मेरे पास जो डीएनएस सर्वर है, मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ,
मेरा जो DNS सर्वर है उसकी आईडी है 10.10.10.1 अभी 1.10.1.30 ये मेरा जो है गेटवे DNS मैंने एक ही बना रखा है। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, नहीं तो नेट चलो कर देता हूँ, नेट ब्रेक होना नहीं चाहिए। हाँ यस वर्किंग। ठीक है, तो अगर मैं क्योंकि मेरा जो DNS सर्वर जो मेरे लैब इसमें लगा हुआ है लैब के अंदर, यहाँ पे मेरा जो DNS सर्वर लगा ये बिल्कुल तय है कि इसमें जो एंट्री की है मैंने, इसमें भी सॉफ्टवेयर डाला और इसमें जो एंट्री करी है, दुनिया में तो अरबों वेबसाइट है ना, तो मैं सारी वेबसाइट की एंट्री तो नहीं कर सकता अपने कंप्यूटर में। ठीक है, उस केस में कैसे करोगे? तो उस केस में क्या होता है, हमारा DNS सर्वर में मैंने इसीलिए जो अल्टरनेट DNS सर्वर यहाँ पे डाला गया है, आप देख पा रहे होंगे अल्टरनेट DNS सर्वर, यहाँ पे जो अल्टरनेट DNS सर्वर मैंने ये डाला गूगल का डाल रखा है 8.8.8.8 8.8.4.4 4.4.4 सर गूगल के 4 DNS सर्वर हैं। तो हमें ये मालूम है कि दुनिया में ऐसे DNS सर्वर भी हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा सर्चिंग इंजन रखे हैं, सबसे ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन है उनके पास। तो इन गूगल में डेफिनेटली ये पूरे वर्ल्ड में बहुत पावरफुल तरीके से चल रहा है, तो इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। तो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा, गूगल वाले से पूछेगा। अल्टरनेट का मतलब ये होता है, ये तो मेरा लोकल हो गया। अगर यहाँ पे नहीं है, हो सकता है कि जो मैं डालूं मेरे कंप्यूटर के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन ना हो, तो फिर वो सर्वर गूगल के पास जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से मिल ही जाएगा। अगर वहां भी नहीं होगा तो फिर वही पेज हैज नॉन रिजॉल्व दैट ऑप्शन जो आपकी आप देख पा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से रियल में पूरे दुनिया का जो DNS सर्वर है यूज आप ऐसे करते हैं। तो नाउ गूगल का भी DNS सर्वर आईडी आपको समझ में आ गया कि अपने घर में भी अगर आप चेक करेंगे ना, तो आप यहाँ पे चाहें तो गूगल का भी दोनों ही, जैसे मैंने अभी डाल रखा था, आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो गूगल वाले से पूछेगा। यानी कोई डाउट या क्वेश्चन अब आपको मीनिंग समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राउटर नेटवर्क। अभी आप जो क्वेश्चन में थे, दिस इज द नेटवर्क इज द कंप्लीट पार्ट नेटवर्क की। अब हम लोग सिक्योरिटी की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। VLAN है, सिक्योरिटी है, और भी है, IP फोन भी है। ठीक है, अगर आप लोग इच्छा है, सभी की इच्छा है, एज पर जो सिलेबस है उसके हिसाब से तो मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सभी चाहें तो अगले 3 दिन लगातार और क्लास, कल की तो क्लास है ही, उसके बाद भी चाहे तो फ्राइडे तक आप लोग लगातार क्लास मुझसे ले सकते हैं। IP फोन और आपका ये क्या बोलते हैं VLAN, दोनों को भी आप लोग कवर अप कर सकते हैं। आप लोग चैट के माध्यम से चाहे तो एक्नॉलेज कर सकते हैं कि हाँ कर पाएंगे। इन सभी को आपको करना है, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। नाउ वेरी सिंपल कि कोई भी नेटवर्क है, उस नेटवर्क को चलाने के लिए हमें आज के ज़माने में राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने कैंपस को लेकर के देखा, कैंपस के अंदर नेटवर्क कैसे डिजाइन किया वो हम लोगों ने देख लिया आपको। अब इसमें सिक्योरिटी की बात आती है, तो सिक्योरिटी के लिए मैंने बताया AAA भी लगा सकते हो, इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है वो भी हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, फिलहाल नेटवर्क, अब ये जो नेटवर्क है बिना सिक्योरिटी का वर्किंग है, कहीं से कहीं भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इसके अंदर हमने आपको राउटर के कनेक्शंस आपको बताए, राउटर के IP एड्रेस कैसे अलॉट होते हो बताए, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, DHCP कैसे होते हैं राउटर के माध्यम से भी बता दिया है, और बाय डिफॉल्ट सर्वर बना के भी किया, और DNS के माध्यम से भी हमने बता दिया। यानी कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क, नहीं तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, इसको आप लोग करिए। और जो 6 वीक वाले हैं यहाँ तक वो कम से कम बना के रेडी रहें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें, क्योंकि उनकी रिपोर्ट बहुत जरूरी है। एनी क्वेश्चन, सेशन को ओवर किया जाए। प्रश्न, हेलो, यस, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।